गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर रेगुलर की तरह आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम लोगों ने आज से प्रीवियस कुछ क्लासेस में ये समझा था कि कैपेसिटर बनता कैसे है, संधारित्र बनता क्या है, संधारित्र की परिभाषा क्या है, उसको बनाने का फिनोमिना क्या है, टेक्निक क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया था। आज हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करने वाले हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट मीन्स समांतर प्लेट संधारित्र बनती कैसे है, उसका संबंध क्या है और इसका स्थितिज ऊर्जा क्या है। कोशिश करूंगा ढेर सारे कॉन्सेप्ट को पूरे डिटेल वे में देने का। तो कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा पहला डेरिवेशन है, पहला टॉपिक है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है। डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि समांतर प्लेट संधारित्र, ये हेडिंग मैं लिख दे रहा हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का संबंध क्या है। मतलब ओवरऑल आज हम लोग बात करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और नो डाउट ये वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को अच्छे से समझेंगे। मैंने जो भी क्लासेस प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है वहीं से ये टॉपिक समझा पाऊंगा। तो इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ ये श्योर है कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को देखा है, एंजॉय किया है, तो 100% श्योर है समझ में आएगा। ठीक है, कुछ दम नहीं है, मतलब इतने प्यार से समझाऊंगा। मैंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको धारिता में सिखा दिया है कि किसी रिलेशन को कितना ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए टू द पॉइंट बात करता हूँ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए पहली कंडीशन होती है कि एक प्लेट धनावेशित होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं पढ़े होंगे आपने, मैंने बताया था, याद करिए। समांतर प्लेट संधारित्र तब बनता है जब दोनों पर आवेशों की मात्रा समान हो। तो एक प्लेट धनावेशित होना चाहिए और दूसरी प्लेट कैसी होनी चाहिए, ऋणावेशित। आपको सब याद होगा, एक प्लेट धनावेशित होनी चाहिए, दूसरी प्लेट नेगेटिव होनी चाहिए, ऋणावेशित होनी चाहिए और दोनों पर आवेशों की मात्रा समान होना चाहिए। मतलब अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, ये सब मस्ट है। इसके बाद एरिया ऑफ प्लेट इज ए, मतलब जो ए है, दिस ए इज एरिया ऑफ प्लेट। समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल है ये ए क्या है, एरिया, प्लेटों का क्षेत्रफल। तो देखो यहाँ पे हम बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट लिखेंगे और आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। हम जैसा कि पढ़े हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगी। किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है ये कैसे होता है। आपने बचपन में पढ़ा है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती हैं, तो ये मैंने बना दिया। और मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है, मैंने अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में आपको ये भी पढ़ाया है कि जब एक प्लेट धनावेशित हो और एक प्लेट ऋणावेशित हो तो इस शर्त में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैंने पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिनको नहीं आता है आइए दिखा देता हूँ। एक प्लेट हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, एक प्लेट हमारी निगेटिव है। कॉन्सेप्ट याद करिए, हमारा वीडियो नंबर लास्ट का लेक्चर आप जाके देखिए गॉस की प्रमेय में। और गॉस की प्रमेय में जहाँ पर मैंने पढ़ाया है अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, वहाँ पे मैंने बहुत सवाल लगवाया, जाके चेक करिए। लेकिन मैं फिर भी कोरिलेट कर दे रहा हूँ एक बार। आप पढ़े हैं ये जो धनावेश है, पहली प्लेट, ध्यान से समझना, सुनते चलना। ये जो पहली प्लेट है धनावेश होने के कारण फील्ड बनाती है E1। आप पढ़े हैं कि जो धनावेश होता है, जो धनावेश होता है चादर, वो E1 फील्ड बनाएगा और E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सेम एज इट इज़ इस संधारित्र के भीतर, इस संधारित्र के भीतर ही पॉइंट पर ये जो ऋणावेश है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E2। आप जानते हैं ना ऋणावेश क्या करता है, खींचता है। ये जो माइनस चार्ज है ये माइनस कैसा फील्ड बनाएगा, अपनी तरफ खींचते हुए ऐसे।
माइनस क्या करता है, खींचते हुए बनाता है, खींचते हुए फील्ड। तो E2 की जो वैल्यू है ये भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमें दिखाई देता है कि इनसाइड अ कैपेसिटर, इनसाइड अ प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1 एंड E2, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, तो ये जुड़ जाएगा। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओवरऑल फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही मैं रटवा चुका हूँ, ये मैं बहुत पहले कॉन्सेप्ट में रटवा चुका हूँ कि अगर एक प्लेट धनावेशित हो, एक प्लेट ऋणावेशित हो, तो इनसाइड अ पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत पहले बता चुका हूँ। जिनको ना समझ में आए, धनावेश की फील्ड दूर होती है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट। धनावेश की फील्ड दूर होती है जो कि E1 है, और ऋणावेश की फील्ड टूवर्ड्स होती है। तो ये देखो, ऋणावेश क्या करता है, टूवर्ड्स। तो E1 और E2, ये E1 ये E2 दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जुड़ जाते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट अभी रेज कर दे रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया है कैपेसिटर में कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम यूज़ करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने पहले स्टेप में लिखवाया है, आपका हमेशा फॉर्मूला होगा विभवांतर का फॉर्मूला से। तो विभवांतर सूत्र से मतलब आप बता दो कि यहाँ पर विभवांतर का सूत्र लगेगा, और विभवांतर का कौन सा, V बराबर E इंटू डी, यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। V बराबर E इंटू डी, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। तो हम जैसा कि जानते हैं विभवांतर V बराबर E इंटू डी होता है। एक समान प्लेट, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विभवांतर होता है वो E इंटू डी होता है। और हम समझ सकते हैं कि ये विभव है। विभव बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने रख दिया, और बगल में है D। फिर हम कहेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व फॉर्मूले से। हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व फॉर्मूले से सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, उठा के रख दो। तो विभव V बराबर Q होल डिवाइड बाई एरिया, बगल में एप्सिलॉन नॉट, और बगल में D। और यहाँ पे हम दाएं बाएं करेंगे, इसको दाएं बाएं करेंगे तो देखो क्या होगा, विभव V मल्टीप्लाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई D, यही तो होगा। प्यार से देखिए, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो A एप्सिलॉन नॉट वेलोसिटी क्या कहते हैं, विभवांतर के साथ चला गया। और अब हम यहाँ पे Q बाई V का रेशियो निकालेंगे। तो Q अपनी जगह पड़े रहने दो, विभव को भेज दो उस पार, तो ये बन गया Q बाई V, और Q बाई V बराबर क्या बचा, A एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाई D। और Q बाई V को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर C, याद करो भैया, पढ़ाया था हमने। Q बाई V का रेशियो ही तो C होता है, तो C का हमारा रिलेशन आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यही हमें प्रूफ करना था, हिंस प्रूव्ड। मेरे प्यारे बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। आप सिंपल बताओगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में विभवांतर फॉर्मूला V बराबर E इंटू डी से हमारा फाइनल आंसर मिल गया, और यहाँ पे हमारा डेरिवेशन समाप्त। अब आपको एक बात बताएं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं चलता हूँ, चलिए देखिए। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और छोटा कर दें, हल्का सा। देखिए, कैपेसिटर का चित्र मैंने यहाँ कर दिया और डेरिवेशन हमने यहाँ कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ नोट आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, नोट करके आप याद रखिएगा। जब भी कभी फॉर्मूला C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी दिखे, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो ये जो प्यारा वाला फॉर्मूला है ना, ये वैलिड होता है निर्वात में धारिता। यहाँ पर निर्वात है, ये कौन सा फॉर्मूला है, निर्वात की धारिता है, निर्वात, ठीक है, निर्वात की धारिता है। तो आप इसको C नॉट कहेंगे, C नॉट, जनरल याद रखो, जनरल निर्वात को हम लोग C नॉट से कहते हैं। अगर आपसे यही पूछे
कि माध्यम में धारिता क्या होगा। माध्यम का मतलब इस कैपेसिटर के बीच में मैंने माध्यम भर दिया। छोटा सा फॉर्मूला देख लो, ये धनावेशित संधारित्र है, ये ऋणावेशित संधारित्र है, बीच में मैंने भर दिया माध्यम। मेरे प्यारे बच्चों, बीच में मैंने भर दिया माध्यम, डाइइलेक्ट्रिक। बीच में हमने क्या भर दिया, डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक के शर्त में क्या हो जाएगा, आइए थोड़ा सा इसमें जगह बना के लिख दिया जाए। डाइइलेक्ट्रिक हमने बीच में भर दिया, डाइइलेक्ट्रिक। ये देखो K हमारा क्या है, डाइइलेक्ट्रिक है। मेरे प्यारे बच्चों, K क्या है, डाइइलेक्ट्रिक। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक CK समझते हैं ना, डाइइलेक्ट्रिक CK, तो CK का फॉर्मूला हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A/D। कैसे आया आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको डायरेक्ट रट्टा मार लीजिए। कैसे आया है सब आगे आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए नोट करके लिख लीजिए आज के क्लास में कि माध्यम की उपस्थिति में जो धारिता होगा, CK का मतलब माध्यम की उपस्थिति में धारिता। ठीक, तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। माध्यम की उपस्थिति में धारिता, माध्यम की उपस्थिति में धारिता, ये डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, CK की बात कर रहा हूँ, CK रट्टा मार लो बेटा, प्योर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल प्योर क्वेश्चन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक संबंध है, एक संबंध हम हैशटैग लगा के लिख रहे हैं, जो CK होता है, CK बराबर C0 मल्टीप्लाइड बाई K। क्या मैं सही हूँ? देखो ये संबंध हमारा सही है, मैं बिल्कुल 100% सही हूँ, क्योंकि CK बराबर क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और एप्सिलॉन नॉट A/D तो C0 है, ऊपर वाली वैल्यू। तो हम इजीली कह सकते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में जो परावैद्युतांक होता है ये C0 मल्टीप्लाइड बाई K होता है। ये पूरी स्लाइड आपके लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सवाल बिल्कुल फिक्स आएगा, कैसे आएगा समझाऊंगा, लेकिन नोट डाउन करते चलेगा, कॉपी कलम लेके बैठिए। और सबसे खतरनाक डेरिवेशन हम आज के क्लास में पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर कट हो गया। आगे चलते हैं, इस स्लाइड के बाद आगे चलते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया। एक पॉइंट और याद रखिएगा यहाँ पे नोट करके, क्योंकि मैं इसलिए नोट लिखवा रहा हूँ, बच्चों को रटा होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए रटे होने चाहिए। अब आपको इतना कि जीवन पर्यंत एक बात याद रहना चाहिए, कैपेसिटर के भीतर, कैपेसिटर मतलब संधारित्र, संधारित्र के जो भीतर पॉइंट P पर, संधारित्र के भीतर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हमेशा के लिए रट्टा मार लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले डेरिवेशन पे। एक डेरिवेशन हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट डेरिवेशन हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। चलिए देखिए, किसी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, अब हम लोग डिफाइन करेंगे स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हार्ड हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पर मेरा समझाने का लेवल थोड़ा सा अलग रहता है, तो इसका लेवल हाई रहेगा। और मैं जनरली आपको फॉर्मूला बता दूँ, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाफ CV² का रिलेशन या फिर Q²/2C। इन्हीं दो डेरिवेशंस को हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो ये टॉपिक बड़ा मज़ेदार भी है और ख़तरनाक भी है, लेकिन जिस लेवल का पढ़ाऊंगा ये आपको नहीं मिलेगा। जिस लेवल पे मैं बात करने वाला हूँ, कॉपी कलम पर लिख के इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जिस लेवल पे मैं पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो लेवल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। भूमिका बनाऊंगा, हार्ड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तब जाके फील करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो इस स्लाइड को मैं इरेज करता हूँ, आप लिख लीजिए, मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, आपने पढ़ा था कि संधारित्र एक मशीन होती है, संधारित्र एक मशीन होती है जो कि ऊर्जा को ग्रहण करती है। आपने पढ़ा है ना, संधारित्र एक मशीन है जो कि ऊर्जा को ग्रहण करती है, अवशोषित करती है। इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी। और आपने धारिता में क्या पढ़ा था? धारिता में आपने पढ़ा था आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्डिंग अ चार्ज, कैपेसिटी टू होल्डिंग अ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस।
तो धारिता का मतलब होता है पेट की क्षमता, हमारी भूख कितनी है, हमारे पेट में जगह कितनी है, हम कितना खाना पचा सकते हैं, हमारे पेट की क्षमता है धारिता। और खाना भरने के बाद, भरने का मतलब हमारे पेट में जब खाना चला गया तब जिस एनर्जी से हम वर्क करते हैं, दैट इज कैपेसिटर। बात समझ में आया? आवेशों को पचाने की क्षमता, आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता कैपेसिटेंस है, धारिता है। लेकिन जब ये चार्ज हम हजम कर लेते हैं, पचा लेते हैं, उसके बाद जो एनर्जी निकलेगी दैट इज कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर। तो इसके डेरिवेशन को समझने के लिए बड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे समाकलन का प्रक्रिया होता है किताबों में, क्यों होता है, कैसे होता है, किसी किताब में जवाब नहीं दिया है कि क्यों समाकलन करते हैं। मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट फील करवाऊंगा कि क्यों इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। हेलो 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 हेलो। तो देखिए कैपेसिटर के डेरिवेशन में होता क्या है, संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा में हम करते क्या है, उस प्रोसेस को समझिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले एक हम यहाँ पे आवेशित चादर लेते हैं। अब क्यों इंटीग्रेशन होता है, इसके समाकलन में, मतलब इस स्थितिज ऊर्जा में क्यों समाकलन किया जाता है, मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। देखो आंसर तो मुझे रटा हुआ है, मैं 5 मिनट के अंदर डेरिवेशन करके ख़त्म कर सकता हूं टॉपिक, लेकिन हमारा फोकस इस बात पे है कि आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी अगर कोई बच्चा हमारा ये वीडियो देखे ना, तो कॉन्सेप्ट ना बदले, 10 साल बाद भी हमारा ये वीडियो उस बच्चे के लिए हेल्पफुल हो। मेरा इस पर्पज़ से पढ़ाने का टारगेट है। इस डेरिवेशन को करते समय, जब तक फिजिक्स एग्जिस्ट करेगी, इस डेरिवेशन को डिफाइन करने के लिए हमेशा समाकलन होगा। लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी की जब बात आती है, जब कैपेसिटर के स्थितिज ऊर्जा की बात आती है, तो क्यों समाकलन होता है। अब उसके पीछे का जवाब देता हूँ। हमें जैसा कि सिखाया गया है कि हम धनावेश को पकड़ते हैं और एक एक धनावेशित चादर यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं। एक एक धनावेशित चादर हम यहाँ रखते हैं और इस धनावेश के कारण बगल में क्या होता है, ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। संधारित्र में जो ऋणावेश होता है ये प्रेरित हो जाता है, मैंने बहुत पहले पढ़ाया है। एक प्लेट जब हम धनावेशित करते हैं, जब धात्विक एक चादर को हम धनावेश देते हैं, तो सामने वाली प्लेट ऋणावेशित होने के कारण क्या होता है, ये प्रेरित आवेश होता है। ये ऋणावेश जो है वो प्रेरित आवेश होता है। तो इस दौरान प्रक्रिया क्या होती है, अब इस दौरान होने वाले प्रक्रिया को समझिएगा, इस दौरान होने वाले प्रोसेस को समझिएगा, क्यों हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो, जब हम पहली बार धनावेश पकड़ के इस चादर पे रखते हैं, मतलब हमने वातावरण से, सराउंडिंग से एक धनावेशित चादर पकड़ा और इस एक धनावेश को ले आके कहाँ पे रख दिया, ये चादर पे हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, सराउंडिंग से एक आवेश पकड़ा और ले आके यहाँ पे रख दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब आप आवेश को पकड़ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि बिना वर्क किए तो आवेश नहीं ना आएगा। ठीक, अब दूसरा प्रोसेस, अगेन जब आप दूसरा धनावेश यहाँ पर रखने जाओगे, जब आप इस धनावेशित प्लेट पर, इस धनावेशित प्लेट पर दूसरा आवेश रखने जाओगे, मतलब कि सराउंडिंग से पकड़ पकड़ के जब एक एक आवेश इसको दोगे तो यहाँ रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। पहला वाला धनावेश दूसरे वाले धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और इस दौरान आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसको बैठाने के लिए। अब यहाँ पे 2 धनावेश हो गए। फिर जब आप तीसरा धनावेश पकड़ के यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे और वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे प्रोसेस को समझो। एक धनावेश रखे, आसानी से आ गया, दूसरा धनावेश रखे तो प्रतिकर्षण के कारण, एक्सटर्नल फैक्टर को, प्रतिकर्षण बल के कारण इस एक्सटर्नल फैक्टर को ज़्यादा वर्कडन करना पड़ा। अमाउंट ऑफ वर्कडन इंक्रीज कर जाएगा, किया गया कृत कार्य की मात्रा बढ़ जाएगा, तो वर्कडन क्या हो गया, वैरी कर गया।
वर्क डन जो है वो बदल गया मेरे प्यारे बच्चों। पहली बार जब तुम एक धनावेश को रखोगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब नेग्लेजिबल वर्क डन है। करना तो पड़ेगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा, लेकिन जब एक धनावेश रखोगे तो वो आसानी से रखा जाएगा, आसानी से। और जब आप वही दूसरे धनावेश को रखने जाओगे तो ड्यू टू रिपल्सन, प्रतिकर्षण बल के कारण यहाँ पे और वर्कडन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और जब दो धनावेश के बाद तीसरे को रखोगे तो वर्कडन और बढ़ जाएगा, क्योंकि दो धनावेश के कारण प्रतिकर्षण बल की मात्रा और बढ़ जाएगी। इस धनावेशित प्लेट पर प्रतिकर्षण बल की मात्रा बढ़ जाएगा तो वर्क हमें और ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? जबरदस्ती रखना पड़ेगा। ये वाले दोनों पॉजिटिव मिल करके, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सारी बातें सुनते चलना। ये वाला जो दो धनावेश है ये दोनों मिल करके प्रबल आकर्षण बल लगाएंगे और इस तीसरे आवेश को बैठने नहीं देंगे, लेकिन हमें जबरदस्ती बैठाना है तो ज़्यादा वर्कडन करना पड़ेगा। ऐसे करते करते जब आप चौथे को रखोगे तो और वर्कडन हो जाएगा। हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे जो कृत कार्य है, यहाँ पर जो कृत कार्य है ये लगातार क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। कृत कार्य क्या हो रहा है? लगातार वृद्धि हो रही है। वर्कडन लगातार वैरी कर रहा है। हमें ये समझ में आया। वर्कडन, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्कडन लिखा है। वर्कडन लगातार क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है। वैरी का मतलब परिवर्तित हो रहा है। ठीक, अब इसके बाद और समझना, जब आप चुन चुन के क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सराउंडिंग से आवेश पकड़ रहे हो। जब आप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक एक आवेश को पकड़ रहे हो तो आवेश की मात्रा भी परिवर्तित हो रही है धनावेशित चादर पर। बहुत प्यार से समझना, बारीकी से समझना। आप लगातार एक एक आवेश रख रहे हो ना, तो यहाँ पर आवेश की मात्रा भी वैरी कर रही है। आवेश की मात्रा, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये भी लगातार परिवर्ती है। ये भी क्या है? लगातार परिवर्ती है, ये भी वैरी कर रहा है। और आपको एक बात बताएं, आवेश की मात्रा जैसे जैसे बढ़ता है विभवांतर वैसे वैसे बढ़ता है। आपने कैपेसिटर में यही तो पढ़ा है। कैपेसिटर का प्यारा सा कॉन्सेप्ट यही करता है, व्हेन द रेशियो ऑफ चार्ज इंक्रीजेज इन द सेम रेशियो पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेज। कहने का मतलब जिस रेशियो में आवेश को बदलोगे उसी अनुपात में विभव बदल जाएगा। संधारित्र में जो हमने धारिता का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो पहली लाइन यही कहती थी, पहला शब्द ही यही कहता था कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाओगे, जिस अनुपात में आवेश बढ़ाओगे उसी अनुपात में विभव बढ़ता जाएगा, विभवांतर बढ़ता जाएगा। तो आप समझो, अगर आवेश यहाँ पे परिवर्ती हो रहा है तो समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time विभव कहो या विभवांतर कहो, विभव कहो या विभवांतर कहो, इसकी भी मात्रा लगातार परिवर्ती है। इसकी भी मात्रा क्या हो रही है? लगातार परिवर्ती है। मतलब ये तीन क्वांटिटी हमारे परिवर्ती हैं। कृत कार्य लगातार बढ़ रहा है, आवेश की मात्रा बढ़ रही है, विभव विभवांतर बढ़ रहा है। और मैंने आपको सिखाया है बेटा, फिजिक्स का रूल बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र रूल बता रहा हूँ। पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, चाहे 11th हो चाहे वो 12th हो। अगर फिजिक्स का कोई भी एक फार्मूला वेरिएबल हो जाए देन इन दिस केस फार्मूला विल फेल्स। बहुत आसानी से फार्मूला फेल कर जाता है। और आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको विभवांतर में पढ़ाया था, W बराबर होता है QV फार्मूला। पढ़े हो कि नहीं? याद करो, विभव विभवांतर का फॉर्मूला कृत कार्य बराबर Q इंटू V। और यहाँ तो तीन के तीनों लोग वैरी हैं, यहाँ तो तीन के तीनों लोग बदल रहे हैं। वर्कडन भी वेरिएबल, चार्ज भी वेरिएबल, पोटेंशियल भी वेरिएबल। इसलिए हम जब संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं तो W भी वेरिएबल, चार्ज भी वेरिएबल, विभव भी वेरिएबल। मैं आपको नोट करके एक बात बता देता हूँ, वैसे इसको इरेज करेंगे लेकिन लिख लो। फिजिक्स का रूल है, क्या रूल है? फिजिक्स का एक अपना अंदाज है। अगर कोई राशि, मतलब कोई राशि, कोई भी राशि, फिजिक्स के तहत कोई भी राशि लगातार अगर परिवर्ती हो रही है, लगातार क्या हो रही है? परिवर्ती हो रही है।
फिजिक्स का रूल है, अगर कोई भौतिक राशि है जो लगातार परिवर्ती हो रही है तो इस शर्त में जो मूल फार्मूला होता है, फंडामेंटल फार्मूला, जो मूल फार्मूला होगा, मूल मतलब मेन, जो मेन फार्मूला होगा ये फेल कर जाता है। क्या करता है? जो मूल फार्मूला है ये फेल कर जाता है। और ऐसे सवालों में हम समाकलन का मदद लेते हैं। तब हम जब हर तरफ से हार जाते हैं तब हम लोग समाकलन का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये फिज़िक्स की कहानी है, इस बात को लिख लीजिएगा और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे समझ में आया, अब हमें यहाँ पे क्लियर कट समझ में आया कि वर्कडन भी वेरिएबल है, चार्ज भी वेरिएबल है, एज वेल एज पोटेंशियल भी वेरिएबल है। तो अब हम यूज़ करेंगे कौन सा फार्मूला? आइए चलिए लिखते हैं। सबसे पहला हमारा फार्मूला होगा W बराबर Q इंटू वी से, ये पहला फार्मूला। अब हम इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि dW है, इंटीग्रेशन ऑफ dW इज इक्वल टू जो चार्ज है आप इसको लिख दो, क्या इस चार्ज को आप लिख दो dQ चार्ज लिख दो और पोटेंशियल जैसे है पड़े रहने दो। और ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन। बेटा समाकलन बनाने के लिए हम एक तरफ dW लिखेंगे और राइट साइड में जो Q है उसको छोटा सा आवेश dQ मानेंगे और विभव लिख के इंटीग्रेट कर देंगे। फार्मूला वही है, W बराबर QV फार्मूला है, लेकिन बस इसको हमने परिवर्ती कर दिया समाकलन फॉर्म में। अब हम यहाँ पे कहेंगे, हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं विभव V बराबर Q बाई सी। विभव V बराबर क्या होता है? Q बाई सी। उठा के रख दो, dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई सी एंड मल्टीप्लाइड बाई V। ये हो गया हमारी कहानी। सॉरी देखो क्या लिखा गया, गलती से क्या लिख गया, Q बाई सी और बगल में dQ है, ये गलती से लिख गया। अब इसको सही कर देना, ये dQ आ गया, ये हमारा dQ आ गया, यही तो है ना। विभव की जगह पे V की जगह पे हमने क्या रख दिया? Q बाई सी। ये देखो Q बाई सी और dQ जैसा थे वैसे पड़ा है। अब मुझे एक बात बताना, जो C होता है ये नियतांक होता है, C क्या है? धारिता, बाहर निकल जाएगा। तो dW की जो वैल्यू है वो 1/c बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ, यही तो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ Q dQ। और यही हमें समाकलन कर देने पे आंसर मिल जाएगा। तो समाकलन कहाँ से कहाँ होगा? जो W है कृतकार्य, W जो है वो 0 से W होगा समाकलन। और जो आवेश है, आवेश Q, तो आवेश Q भी हमारा होगा 0 से Q। समाकलन में हमें लिमिट चढ़ानी पड़ती है ना, समाकलन में हमें लिमिट लगाना पड़ता है। तो कार्य का लिमिट क्या है? कार्य की जो लिमिट है, कृत कार्य की लिमिट क्या है? 0 से वर्कडन स्टार्ट होगा और W तक जाएगा। भाई एक बात बताओ, अगर हम संधारित्र को आवेश दे ही ना, धनावेश रखें ही नहीं, ये प्रीवियस केस देखो, ये प्रीवियस केस, ये वाला देख लो, ऊपर वाला केस। अगर हम संधारित्र को धनावेश दें ही ना, ये वाली कहानी, तो जब आवेश रखे ही नहीं तो काहे का कार्य और काहे का एनर्जी और काहे का वर्कडन। तो जब आपने आवेश दिया ही नहीं तो वर्क क्या है? 0। और जैसे जैसे आवेश दोगे वैसे वैसे वर्कडन बदलता जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो कृत कार्य है, कार्य की लिमिट है 0 से W, और सेम एज इट इज़ आवेश की जो लिमिट है, आवेश का भी तो लिमिट है, आवेश की भी तो लिमिट है 0 से Q। और अब हम यहाँ पे समाकलन करेंगे। तो चलो देखो, dW का समाकलन हो जाएगा W, ये देखो मैंने डायरेक्टली कर दिया, dW का समाकलन हो गया W, और यहाँ पे लिमिट लगा दो फ्रॉम 0 टू W, आवेश की लिमिट लगा दो 0 से Q। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 0 से वर्कडन है हमारा 0 से W इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/c बाहर है, और जो Q dQ होता है, Q dQ
क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ये हमारा समाकलन का सूत्र है। ये हमारा समाकलन का सूत्र है। कौन सा फॉर्मूला? x टू दी पावर n बराबर x टू दी पावर n + 1 अपॉन n + 1। ये बिल्कुल सेम फार्मूला यूज़ हुआ है। q की पावर कितना है? 1 है। q की पावर 1 डी क्यू, देखो बिल्कुल इक्विवेलेंट है। x टू दी पावर n का समाकलन क्या होता है भैया? x टू दी पावर n का समाकलन क्या होता है? n + 1 अपॉन n + 1। तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे किया है, q की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस वाले का मैंने अपर माइनस लोअर कर दिया बराबर। यहाँ का जो समाकलन आया वो 1/c और इसको इंटीग्रेट करने पे आया q²/2। q²/2 देख लो ज़रा सा। q की पावर 1 + 1 मतलब 2 हो गया और 1 + 1 2, ये हो गया। और यहाँ से हम 2 को बाहर कर देंगे। 2 को क्या करेंगे बेटा? बाहर कर देंगे 2 को बाहर। तो 1/c और ये हो गया 2, 1/2c हमने बाहर कर दिया। और q² का लिमिट है, q² का लिमिट है कहाँ से कहाँ? 0 से q। और यहाँ भी लिमिट है 0 से q और यहाँ भी हमारी लिमिट है 0 से q। हर जगह लिमिट चढ़ा दो। और अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो w बराबर 1/2c और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पे क्या होगा? q² माइनस ऑफ 0। देख लो भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कुछ हमने किया नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ खास हमने किया नहीं है। यहाँ पे देखिए ये डेरिवेशन आप देखो, 2 को मैंने बाहर कर दिया तो 2 × c एक साथ हो गए। ये देखो 2 × c एक साथ हो गए और बच क्या गया अंदर? q²। तो ये देखो q² अंदर बचा है, अंदर q²। और q² की लिमिट है 0 से q, नो प्रॉब्लम। और फिर हम कहेंगे वर्क डन बराबर 1/2c और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया जो कृत कार्य है ये q²/2c है। और मैंने यही प्रूफ करना था और आप पढ़े हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है। क्या कहती है भैया? कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें सिखाती है कृत कार्य ही क्या है? कृत कार्य ही हमारा स्थितिज ऊर्जा है। कृत कार्य ही हमारा क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। तो हम इजीली कह सकते हैं W बराबर U बराबर q²/2c एंड फाइनली वी विल गेट द रिलेशन। और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। पूरे स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं चल रहा हूँ मेथड नंबर 2। स्थितिज ऊर्जा को मैं 2 तरीके से निकालना सिखाऊंगा। स्थितिज ऊर्जा को मैं 2 तरीके से, पूरे किताब को एकदम अलट पलट के रख दो, बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ो जो किताब में भी ना मिले। आज तक आपने स्थितिज ऊर्जा का 1 डेरिवेशन पढ़ा होगा, वंस अगेन मैं आपको 2 डेरिवेशन पढ़ा रहा हूँ। जिनको इसमें समझ में आया हो ठीक है, नहीं समझ में आया दूसरे वीडियो को देख लो, मतलब दूसरे डेरिवेशन को समझ लो। आ जाओ नया प्रोसेस। सेकंड मेथड ये क्या है हमारा? लिख दे रहा हूं सेकंड मेथड फॉर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ये हम आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, बस इसको भी फील कर लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप थोड़ा भी मन से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप पढ़ने के नीयत से हमारे चैनल पे आए हैं तो 100% श्योर है कि आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा के छोड़ूंगा। फिज़िक्स में बेटा दावा रहता है, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। अगर पढ़ा रहा हूँ तो समझ में ज़रूर आएगा। ये फिज़िक्स में कॉन्फिडेंस है हमारा कि अगर मन से पढ़ा रहा हूँ तो समझ में ज़रूर आएगा आपको। बस अगर पढ़ने के नीयत से आए हैं तो ज़रूर आप पढ़ेंगे। देखो कैसे, आपको मैं याद दिलाता हूँ, ज़रा पिछले स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि यार सर कहाँ से प्रोसेस निकाल दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट निकाल दे रहे हैं कि चार्ज वैरी कर रहा है, कृत कार्य वैरी कर रहा है, विभवांतर वैरी कर रहा है, समाकलन क्यों करते हैं। इतना सोचता कौन है कॉन्सेप्ट में? सोचता हूँ ताकि बच्चों को एक्सप्लेन कर पाऊँ डिटेल्ड वे में। तो एक प्रोसेस हमने समझा था, यहाँ पे ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पर हमने एक प्रोसेस में आपको सिखाया कि ये वर्क डन का फॉर्मूला था W बराबर Q × V, यहीं से तो डेरिवेशन शुरू हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि अगर हमें W को समाकलन करना है तो क्या करना पड़ेगा? dW लिखना पड़ेगा। और जो Q × V था, Q × V में से हमने Q dQ ही लिया।
हमने क्यों समाकलन डी क्यू को ही किया, क्या सर वी को नहीं कर सकते थे? तो वही तो हमारा सेकंड मेथड है। आइए आपको मैं लिख के समझाता हूँ। W बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, W बराबर फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। अगर हम आवेश को समाकलन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम आवेश को समाकलन कर रहे हैं, अगर हम आवेश को समाकलन कर रहे हैं तो आपको संबंध क्या लिखना पड़ेगा? डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अगर आप आवेश के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो रिलेशन लिखना पड़ेगा ये, और ये डेरिवेशन हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बता दिया। तो आप जरा हमसे पूछो सर क्या इसको दूसरे वे में नहीं कर सकते? तो वही तो सेकंड मेथड है। अगेन हम लिखेंगे W बराबर Q इंटू वी, W बराबर Q इंटू वी, और अब की बार हम लोग डी डब्ल्यू का समाकलन तो वही रखेंगे, लेकिन Q को छोड़ करके अब की बार हम dv का समाकलन करेंगे। इट मीन्स हम लोग विभवांतर को समाकलन करेंगे। जैसे यहाँ आवेश का समाकलन dq हो रहा है, जैसे यहाँ आवेश के रिस्पेक्ट में समाकलन dq हो रहा है, वैसे ही हम लोग विभव के रिस्पेक्ट में dv समाकलन करेंगे। यहाँ पर समाकलन विभव के रिस्पेक्ट में हो रहा है, विभवांतर को टारगेट करके हो रहा है। तो विभवांतर के रिस्पेक्ट में जब हम समाकलन करते हैं तो हमारा रिलेशन हो जाएगा ये वाला प्रोसेस, दैट इज आवर सेकंड प्रोसेस। दिस इज आवर सेकंड मेथड, दिस इज आवर सेकंड प्रोसेस। तो अब इस बात को मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें चाहिए जगह, हमें चाहिए समझाने के लिए जगह। और अगर आपने ये बातें फील कर लिया तो चलिए इस बातों को लिख देते हैं। हमारा जो सेकंड प्रोसेस है, आप अपने एग्जाम में इसको ऐसे भी कर देंगे, W बराबर Q इंटू वी से और अगेन लिखेंगे dw का समाकलन इज इक्वल टू Q और dv का समाकलन। और जैसा कि हम जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, एक एक स्टेप देखते जाइए, समझते जाइए। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? CV। आपको पढ़ाया हूँ बेटा, Q बराबर CV फॉर्मूला, पहला रिलेशन, पूरे चैप्टर का पहला फॉर्मूला Q बराबर CV। तो ऊपर उठा के रख दो, dw अपनी जगह है, Q बराबर क्या रख दिए? CV रख दिए, और बगल में क्या है? dv है, और इसका समाकलन हो गया। C को उठा के बाहर फेंक दो, ये रहा dw इज इक्वल टू C को उठा के बाहर फेंका और v इंटू dv हो गया। अब मैं आपको एक और राज की बात बताऊं, मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट बताऊं, एक और मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट बताता हूं। एक एक कॉन्सेप्ट मिस्टीरियस है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, सर आप क्यों बार बार Q बराबर CV रख दिए इस फॉर्मूले में? आप हमसे क्वेश्चन पूछो, सर आप Q बराबर CV क्यों रख दिए? तो मैं आपको जवाब दूंगा, यहाँ पे हमारा फलन क्या है? dv है। हमारा समाकलन करने वाला फलन क्या है? dv है। और सिर्फ मैथमेटिक्स करती है अगर तुमको Q का समाकलन करना है तो बगल में dq आना चाहिए, अगर x का समाकलन करना है तो बगल में dx आना चाहिए, अगर y का समाकलन करना है तो dy आना चाहिए, अगर z का समाकलन कर रहे हो तो dz आना चाहिए, अगर t का समाकलन कर रहे हो तो dt आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, dv को समाकलन योग्य बनाने के लिए, इस dv को समाकलन योग्य बनाने के लिए जब हम Q बराबर CV रखते हैं तो हमें संबंध दिख जाता है v dv। ये देखो, जब आप Q की जगह पे CV रखते हो तो ये फलन बन गया v dv, और यहाँ से सिद्ध होता है कि हमें समाकलन फंक्शन बन गया, मतलब समाकलन की जो प्रक्रिया है, समाकलन का जो रूल है ये लग गया। इसलिए हम ऐसा करते हैं। आपको समझ में आया? तो जो भी हम डेरिवेशन में यूज़ करते हैं Q बराबर CV या फिर C इज इक्वल टू Q बाई V, जैसा कि हमने प्रीवियस फार्मूले में क्या रखा था, आप देखिए, हमने प्रीवियस फार्मूले में क्या रखा था? V बराबर हमने प्रीवियस फार्मूले में यहाँ पर विभव V बराबर Q बाई C रखा था। ये देखो, प्रीवियस फार्मूले में देखो हमने V इक्वल टू Q बाई C रखा था। तो ये क्यों रखा था? ताकि ये समाकलन योग्य बन पाए, ये समाकलन योग्य बन पाए, ताकि ये जो हमारा फलन है ये समाकलन योग्य बन पाए, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं।
ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, मतलब हम जहाँ पे थे वहाँ पे, तो हम इसलिए यहाँ पे रखे। अब इसका लिमिट कैसे चढ़ाएंगे, तो आपको लिमिट पता ही है, कैसे लिमिट पता है, वर्क डन की लिमिट है 0 से W, कोई डाउट नहीं, और यहाँ पे विभवांतर की लिमिट है 0 से V, क्योंकि यहाँ पे विभवांतर है तो आप लिख दो जो विभवांतर की भी सीमा होगी, जो विभवांतर का लिमिट है वो 0 से कहाँ तक जाएगा, V तक। वही कॉन्सेप्ट, आवेश 0 तो विभवांतर भी 0, और आवेश Q तो विभवांतर V। तो विभवांतर की लिमिट है 0 से V और वर्कडन की लिमिट है 0 से W। यही लिमिट हमने लिखा है और ये लिमिट आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। एग्ज़ाम का मतलब है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बताना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर कट। हाँ बच्चों, आपको बताना पड़ेगा एग्ज़ाम में कि आप क्या लिख रहे हो। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। DW को एक बार पड़े रहने दो, ठीक है, बराबर C जो है पड़े रहने दो, और VdV का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा V की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यही होगा VdV का समाकलन। देखो ये जो VdV फंक्शन है, VdV का समाकलन होगा V की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, सेम फार्मूला x⁴n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1, और यही हमने यूज़ कर लिया। और इसकी लिमिट चढ़ा देते हैं 0 से W एंड 0 से V, लिमिट चढ़ा दिए। अब dW का समाकलन हो गया W इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे इसका समाकलन हो गया V²/2, V²/2। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, अंदर वाले का समाकलन हो गया V²/2, और बाहर फ्री फंड में कौन बैठा है, फ्री फंड में C बैठा है। तो 2 को उठा के बाहर कर दो, 2 को उठा के क्या कर दो, बाहर कर दो। तो हमारा वर्क डन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये DW का समाकलन क्या हो गया, W हो गया 0 से W। तो हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो वर्क डन ये हो गया इज़ इक्वल टू, हाफ को उठा के बाहर कर दो तो ये हाफ हो गया, और इसके बाद लिमिट जब चढ़ाओगे तो V² - 0 और बाहर है C, बाहर है C। तो हमारा फाइनली आंसर आ चुका, वर्क डन बराबर हाफ CV², वर्क डन बराबर हाफ CV²। जो वर्क डन का हमारा फॉर्मूला है सेकंड मेथड से आया, जो वर्क डन है ये हाफ CV² है। तो हम इजीली कह सकते हैं, हम इजीली कह सकते हैं कि आज हमने स्थितिज ऊर्जा का 2 फार्मूला पढ़ा। आज हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा का 2 फार्मूला पढ़ा और 2 मेथड से पढ़ा। स्थितिज ऊर्जा का 2 फार्मूला, U बराबर Q²/2C। दिस इज़ आवर मेथड नंबर 1, दिस इज़ आवर मेथड नंबर 1, दिस इज़ आवर मेथड नंबर 1। और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा हाफ CV², और ये दिस इज़ आवर मेथड नंबर 2, ये है हमारा मेथड नंबर 2। अब आपको बस एक बात समझनी थी जो मैं आखिर में एक बार और बता दे रहा हूँ। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है संधारित्र का। किसी संधारित्र का निर्माण तब होता है, किसी कैपेसिटर को बनाने के पीछे एक प्रक्रिया फॉलो की जाती है। एक आवेशित चादर को धन दो, एक आवेशित चादर को धन दो तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ऋणावेशित, और जब दूसरी चादर ऋणावेशित हो जाती है तो यही हमारा कैपेसिटर का निर्माण होता है। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से पाता है, ये कैपेसिटर कहाँ से एनर्जी पाया, कितनी एनर्जी पाया, तो वही वजह आपको समझाए थे कि जब आप सराउंडिंग से एक धनावेश पकड़ के ले आते हो तो आसानी से वर्कडन W हो जाता है। फिर जब दूसरा धनावेश रखते हो तो वर्कडन और बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत लगता है। जब तीसरे आवेश को रखते हो तो वर्कडन और बढ़ जाता है। फिर जब चौथे आवेश को रखते हो तो वर्कडन और बढ़ जाता है। क्यों ये बढ़ रहा है, वर्कडन यहाँ पे वेरिएबल है, जो यहाँ पे वर्कडन है कृत कार्य है, ये वर्कडन वैरी कर रहा है, लगातार परिवर्ती है। और वर्कडन ही नहीं परिवर्ती है, आवेश की मात्रा भी परिवर्ती है। यहाँ पे Q भी परिवर्ती है और Q के परिवर्ती होने से विभव भी परिवर्ती है। और जब ये तीनों मान हमारे लगातार परिवर्ती हैं, W भी वेरिएबल, चार्ज भी वेरिएबल, विभवांतर भी वेरिएबल, तब हमको समाकलन करना पड़ता है। और समाकलन का प्रोसेस मैंने 2 तरीके से बताया, समाकलन का प्रोसेस हमने 2 तरीके से बताया। और वो 2 तरीका क्या था, समाकलन का 2 तरीका जो हमने पढ़ाया वो क्या था, 2 तरीका, समाकलन का 2 तरीका ये कहता है कि आप एक बार, आप समाकलन कैसे करोगे,
W बराबर QV फार्मूला, और समाकलन को दो मेथड से करो। एक बार dW इज इक्वल टू dQ मल्टीप्लाइड बाई V, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोसेस, और इसी समाकलन को आप दूसरे वे में करोगे, dW का समाकलन इज इक्वल टू Q dV। तो ये है हमारा प्रोसेस नंबर सेकंड। अब आपने समझ लिया होगा जो दूसरा प्रोसेस है ये हाफ CV स्क्वायर को आंसर देता है, और जो पहला प्रोसेस है ये Q स्क्वायर बाई 2C आंसर देता है। तो यही दो प्रोसेस आज के क्लासेस में हमने सीखा, और फाइनली हम लोगों ने संधारित्र का रिलेशन पढ़ा, समांतर प्लेट संधारित्र का संबंध पढ़ा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है पढ़ा, धारिता हम पढ़े परावैद्युतांक की उपस्थिति में, और अंततः हमने जाना स्थितिज ऊर्जा कितने तरीके से निकालते हैं, क्यों समाकलन करते हैं, प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है। सारा पॉइंट रिकॉल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी फिर से वंस अगेन ज़बरदस्त होगी, खतरनाक होगी। आज की क्लासेस को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जितने भी बच्चे हैं नोट्स ये सब लिखते चलिए, जैसे जैसे मैं डिजिटल बोर्ड पे लिखता हूँ आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त टाइम मिल जाता है। अब हम अपने वीडियोस को यहाँ पे स्टॉप करेंगे, मिलेंगे अपने अगले क्लास पर। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंजॉय करेंगे, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बेहतर वे में समझ में आ रहा होगा। हम इसी उम्मीद करते हैं, हमारा यही उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए और 2 से 3 बार रिवाइज़ करिए। इतना आसान तो फिज़िक्स वाकई में नहीं है, इतना भी आसान फिज़िक्स नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रयास जारी है कि किसी लैंग्वेज को जितना आसान किया जा सके कर रहा हूँ, अपने तरफ से पूरा प्रयास है। बाकी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेहनत करिए, वर्क करिए, फिज़िक्स आएगी, 100% आएगा, खुद पर भरोसा रखिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।